हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सूर्य नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर, कुलभास्कर आश्रम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रयागराज। और जैसे श्रृंखला चलती आ रही है उसी हिसाब से आज यूपीपीएससी 1996 के एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के प्रश्न हल किए जाएंगे और आप इसको अधिक से अधिक लोगों में बढ़ाते रहें जिससे कि और भी लोगों को लाभ मिल सके। पहला प्रश्न है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। विशिष्ट खेती एक उदाहरण है। टाइप ऑफ फार्मिंग, सिस्टम ऑफ फार्मिंग, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, नन। तो फार्मिंग को दो तरीके से मुख्य रूप से बांटते हैं, एक टाइप और एक सिस्टम। टाइप में किस तरीके से हम खेती करते हैं उसको, जैसे डाइवर्सिफाइड हो गई, स्पेशलाइज्ड हो गई, मिक्स फार्मिंग हो गई, ड्राई फार्मिंग हो गई, मार्जिनल फार्मिंग हो गई, ये सब उदाहरण हैं टाइप ऑफ फार्मिंग के। तो विशिष्ट खेती भी एक टाइप ऑफ फार्मिंग का ही उदाहरण है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग का उदाहरण नहीं है। तो इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, यानी खेती के प्रकार का। प्रश्न 2 है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन मार्जिनल कास्ट फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑन प्रोडक्शन वुड बी। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन मार्जिनल कास्ट, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अतिरिक्त इकाई लगाने पे जो अतिरिक्त उत्पादन आ रहा है वो जो इकाई की लागत है उससे अधिक आ रहा है। जब अधिक आ रहा है तो लाभ हो रहा है, यानी अभी हमको और मार्जिनल कास्ट लगाने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और कब तक करेंगे? जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू मार्जिनल कास्ट न हो आ जाए। तो इसके हिसाब से कि अभी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, तो इसमें प्रॉफिटेबल रहेगा, यानी हाँ, और यानी लाभ होगा। जब सीमांत उत्पाद सीमांत लागत से अधिक हो, उत्पादन पर निवेश करने में लाभ होगा, और तब तक लाभ होता रहेगा जब तक एमपी बराबर एमसी न हो जाए, मार्जिनल प्रोडक्ट मार्जिनल कास्ट के बराबर न आ जाए। प्रश्न तीसरा है, द रिकॉर्ड ऑफ फार्म प्रोड्यूस इज एस्टिमेटेड इन। तो प्रक्षेत्र उपज की प्रविष्टि किस में की जाएगी? तो स्टॉक रजिस्टर में की जाएगी, इसमें तो कोई टेक्निकल बात है नहीं, यानी फार्म स्टॉक रजिस्टर में जो हमारा प्रोड्यूस होता है उसकी एंट्री की जाती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फार्म स्टॉक रजिस्टर। चौथा प्रश्न है, प्राइस थ्योरी इज ए पार्ट ऑफ। प्राइस थ्योरी जो है मूल सिद्धांत वास्तव में सप्लाई और डिमांड के संदर्भ में है कि हमारी जो सप्लाई है इधर डिमांड है, तो सप्लाई अगर हम बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं तो पहले कम वस्तु है तो क्या है, डिमांड ज़्यादा है, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी डिमांड घटती जाएगी। तो जहाँ एक ऐसा बिंदु मिलता है जहाँ पर क्या हो कि डिमांड और सप्लाई का एक इक्विलिब्रियम आ जाए, यानी जितनी ज़रूरत है उतनी ही सप्लाई हो, तो इसी को प्राइस थ्योरी कहते हैं। तो ये किस क्षेत्र में आता है? तो ये विषय माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का है, क्योंकि प्राइस थ्योरी से हम वस्तु के मूल्य का निर्धारण कर पाते हैं कि ये कितने रुपये किलो या कितने रुपये लीटर कोई चीज़ बिकेगी। जहाँ पर मूल्य का निर्धारण हो तो वो प्राइस थ्योरी के माध्यम से आता है, तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। पांचवा प्रश्न है कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। किस ईयर में पूछ रहा है, किसकी स्थापना हुई थी? तो इसमें 1963 में हुई थी। छठा प्रश्न है, फार्मिंग इन इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द नागपुर रिजोल्यूशन शुड बी थ्रू। नागपुर प्रस्ताव के अनुसार किस प्रकार की खेती भारत में होनी चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया है। तो नागपुर में जो रिजोल्यूशन पास हुआ था उसके हिसाब से ये बी आंसर सही है, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, यानी सहकारी संयुक्त खेती पद्धति द्वारा। तो इसमें क्या था कि जो भी किसान हैं, चाहे जिनके पास कम हो खेत या ज़्यादा हो खेत, वो सभी एक पूल कर लेंगे, एक जगह मर्ज कर लेंगे पूरी अपने आसपास के खेत को, और पूरा फार्म एक हो जाएगा और उस पर खेती करेंगे। जिसकी जितनी ज़मीन होगी उसके हिसाब से उसके प्रॉफिट को बांट देंगे। इसी को जॉइंट फार्मिंग कहते हैं, और चूँकि कोऑपरेटिव तरीके से की जाती है इसीलिए कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग कहते हैं, और इसके मतलब इसका आंसर बी सही है। सातवां प्रश्न है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग बट रिमेन्स मोर देन जीरो द टोटल प्रोडक्ट विल बी। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग यानी कम हो रहा है, बट रिमेन्स मोर देन जीरो से अधिक है, तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए? जब सीमांत उत्पाद घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो तो कुल उत्पाद होगा, टीपी पूछ रहा है उस समय क्या होगा। तो इस ग्राफ को हमने बना लिया है, आप जानते हैं ये टोटल प्रोडक्ट का कर्व है।
तो ये यहाँ पे मैक्सिमम टीपी प्राप्त हुआ है, और ये जो है मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है, और ये जो जा रही है रेखा ये एवरेज प्रोडक्ट का कर्व है। जहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वहाँ जो लाइन खिंचती है उसके जो इधर दाहिनी साइड में होता है वो सेकेंड स्टेज होती है, इसके इधर फर्स्ट स्टेज, और जो टीपी के बाहर होता है वो थर्ड स्टेज होती है। तो पूछ रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग, तो मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ है? यहाँ। ये इन्फ्लेशन पॉइंट है, और इससे जो रेखा ड्रा होगी इसके यहाँ अधिकतम होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, इसके बाद ये डिक्लाइन करता है, और आते आते एक अवस्था ऐसी आ जाती है, यहाँ ये शून्य है तो शून्य पे आ जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि बट रिमेन मोर देन जीरो, डिक्लाइन हो रहा है लेकिन जीरो को क्रॉस नहीं किया, जीरो से अधिक है। तो टीपी यहाँ क्या है? टीपी कैसा है? ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कैसे? डिक्रीजिंग रेट से, घटते हुए क्रम में बढ़ रहा है। तो यहाँ इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घटती हुई दर से बढ़ेगा। 8वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इंक्लूड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम जानते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। उसको इंटरप्राइज भी कह सकते हैं। तो इंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन, लैंड, ये तीनों हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। टाइम नहीं है तो इसका उत्तर टाइम हो जाएगा। निम्न से कौन उत्पत्ति के साधनों में सम्मिलित नहीं है? तो बाकी सभी हैं, टाइम यानी समय नहीं है। 9वां प्रश्न है द बोनस एक्ट इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर लेबर वाज पास्ड इन, तो ईयर पूछा है, तो इसमें 1965 में ये पास हुआ था, तो ये सही हो जाएगा 1965।